Today's topic is very important. It is equivalent weight. Let us first try and learn this word equivalent. What is the meaning? Forget about chemistry. Let's talk about the word in English. These two words, equivalent and equal, are not the same. They are not the same. Two things which are not equal can be equivalent. Let's say we have 1 and 100. We know that 1 is not equal to 100. But in terms of Indian currency, if I may write 1 rupee and 100 paisa, now they are equivalent. Their value is equal. They are not equal in magnitude, but their value is equal. When we say 1 dozen, it should be equivalent to 12. The value of 12 objects, 12 things is equal to the value of 1 dozen. So they are equivalent. This is the importance of equivalent. So equivalent weight is a terminology which is used in chemistry. When we will be performing practicals, you will be using all this. And where equivalent weight is used in chemistry laboratory, that we are going to learn today. This is very important topic. Okay, now what is the meaning of equivalent weight of, this is a short form, sodium hydroxide, caustic soda. Equivalent weight. What does that mean? Just here, if I may say that, give me 1 dozen of apple. If you listen to the statement that give me 1 dozen of apple, the person next to me will give me 12 apples, 12 apples देगा. लेकिन मेरे स्टेटमेंट में कहीं पे भी 12 ऐसा नंबर नहीं था, लेकिन मैंने 1 डजन बोला तो उसने 12 दिया. करेक्ट और नॉट? वैसे ही इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH को ऐसा कहते हैं 1 इक्विवेलेंट ऑफ NaOH. पहले ये जान लो. और सपोज आपके पास किसी ने ऐसा कहा कि गिव मी 1 इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, तो आप क्या करेंगे? है ना, उसको 1 इक्विवेलेंट मतलब कितना देंगे? इट शुड बी 40. अब ये कहां से आया? यहाँ पे स्टेटमेंट में किधर 40 लिखा ही नहीं है. मैं रिपीट कर रहा हूं. जैसे कोई ऐसा कहता है कि गिव मी 1 डजन ऑफ एप्पल, तो एक एप्पल नहीं दिया जाता है क्योंकि स्टेटमेंट में 1 बोला है इसके लिए. है ना, 1 डजन बोला मतलब 12 देते हैं. कहीं पे भी स्टेटमेंट में 12 नहीं है. वैसे ही है, वो कंसेप्ट समझने के लिए बता रहा हूं. 1 इक्विवेलेंट ऑफ NaOH. अब यहाँ पे कहीं पे भी आपको 40 नहीं दिखाई दे रहा है ना, 1 है सिर्फ नंबर, लेकिन 40 ये कैसे आया वही मैं आपको आज सिखाऊंगा. इक्विवेलेंट वेट के अलग अलग फॉर्मूला है ना. जैसे सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इक्विवेलेंट वेट सिंबल E है. इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस है ना, ये इसका फॉर्मूला क्या आता है? द मोलार मास ऑफ द बेस, कैपिटल M मतलब मोलार मास ऑफ द बेस अपॉन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस. नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस मतलब क्या? यहीं पे देख लेते हैं. NaOH में नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस एक ही है. NaOH का मोलर मास कितना है? 40 ऐसे. और नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस एक ही है. सो इसके लिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस है ना. मैंने बेस क्यों लिया? क्योंकि मैंने NaOH लिया है, तो NaOH बेस है, इसके लिए मैंने ये फॉर्मूला लिया. अब इक्विवेलेंट वेट कितना है? 40. सो व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH? और 1 इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इज 40. इस फॉर्मूला की वजह से आया. और एक टर्म है, जैसे ये मैं लिख रहा हूं ऐसे, 1 इक्विवेलेंट ऑफ NaOH है ना. यहां पे ये 40 लिख दिया, ये तो वही स्टेटमेंट है. यहां पे अगर ग्राम आया तो फिर यहां पे भी ग्राम आता है. दिस इज वेरी सिंपल. 1 ग्राम इक्विवेलेंट मतलब क्या? इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स. करेक्ट ना? ये इक्विवेलेंट जो होता है या इक्विवेलेंट वेट वो यूनिटलेस है. लेकिन यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे ग्राम आया तो यहाँ पे भी ग्राम आएगा. सो इट शुड बी लाइक दिस. 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इज 40 ग्राम. जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा मैंने कहा 1 डजन इज इक्विवेलेंट टू 12. लेकिन अगर मैंने कहा 1 डजन एप्पल्स तो इट बिकम्स 12 एप्पल्स. 12 के बाद एप्पल क्यों आया? क्योंकि मैंने 1 डजन के बाद एप्पल बोला. वैसे ही 1 इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इज 40 but 1 gram equivalent of NaOH is 40 grams.
तो याद रखना केमिस्ट्री लैब में जब कोई आपके साथ बात करेगा तो वो केमिस्ट्री की भाषा में बात करेगा, केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी में। उसको 40 ग्राम्स ऑफ एनएच चाहिए रहेगा, तब भी वो वैसे बोलेगा नहीं। वो क्या बोलेगा, गिव मी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनएच। तो आपने 1 ग्राम नहीं देना है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनएच मतलब आपने एक्चुअली वजन करके 40 ग्राम्स देना है। एनएच व्हाइट कलर सॉलिड पाउडर होता है, उसका वजन करके आपको 40 ग्राम्स देना है। वो इस फॉर्मूला से आता है। और यही फॉर्मूला क्यों लगाया, मोलर मास, एम मतलब मोलर मास ऑफ द बेस अपॉन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस, क्योंकि ये बेस है। तो हमेशा बेस होता है क्या, ऐसा नहीं। इक्विवेलेंट वेट का ये जो फॉर्मूला है वो चेंज होता है एसिड के लिए, बेस के लिए। वो सारे फॉर्मूला अभी मैं आपको लिखवा के देता हूं। इक्विवेलेंट वेट के कितने फॉर्मूला है, डिपेंड्स सब्सटेंस क्या है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, इसका फॉर्मूला क्या है, इट इज द मोलर मास ऑफ द एसिड अपॉन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस। और ये नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन क्या होता है, मैं एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा। ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, जो हम लोग देख चुके हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, इट शुड बी मोलर मास अपॉन द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस। तीसरे नंबर पे आता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होता है, आगे जाके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज होगा। इट इज द एटॉमिक वेट, WT मतलब वेट ऑफ द एलिमेंट अपॉन वैलेंसी। चौथे नंबर पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सॉल्ट, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या आएगा, मोलर मास ऑफ द सॉल्ट, कैपिटल M मतलब मोलर मास, अपॉन द टोटल चार्ज ऑन द कटायन और एनायन। ये है करेक्ट ना। इसके अलावा और एक फॉर्मूला है, दैट इज नंबर 5। What is the formula? It is equivalent weight of oxidizing agent और reducing agent। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है वो भी मैं जब सिखाऊंगा तभी आपको बताऊंगा। इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, इट शुड बी द मोलर मास ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट अपॉन द डिफरेंस between the oxidation states, difference between the oxidation states। ये सारे फॉर्मूला, ये 5 है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, बेस, एलिमेंट, सॉल्ट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। इन सभी फॉर्मूला में जो डिनोमिनेटर है इसको इसका n फैक्टर कहते हैं। सारे डिनोमिनेटर्स को क्या कहते हैं, n फैक्टर। तो अभी याद रखना, मैं ऐसा कहूंगा व्हाट इज द n फैक्टर फॉर द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, द आंसर इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस। बेस के लिए नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस एंड सो ऑन, है ना। अब मैं आपको सिखाता हूं, एसिड से हम लोग शुरू करते हैं, तब आपको सब समझ में आएगा कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस मतलब क्या होता है। ओके, इक्विवेलेंट वेट में अभी पहले एसिड से शुरू करते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या है इक्विवेलेंट वेट के लिए, it is molar mass of the acid upon the number of replaceable H plus ions। ये मैं समझाता हूं, एक एक एग्जांपल लेते हैं, ना। लेट अस सी फर्स्ट वन, ऑर्थो रस एसिड। ये एसिड है, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। इसमें ऑर्थो जो है वो ऑप्शनल है। ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड हो गया, फॉस्फोरस एसिड फॉर्मूला एक ही है, सबसे पहले जान लो। इसका फॉर्मूला H3PO3 ऐसा है, जिसको एंट्रेंस वाले जानबूझ के ऐसा लिखते हैं POH थ्राइस। तो ये और ये फॉर्मूला अलग नहीं है ना। 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन मिला के ऐसा लिखा है। ऐसा लिखने पे वो बेस नहीं होता है, याद रखना, इसके लिए मैं लिख रहा हूँ ये।
तो इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए इसका मोलर मास निकालना चाहिए। मोलर मास मतलब एटॉमिक मास ऐड करते हैं। 16 plus 1 17, 3 जा 51, 51 plus phosphorus का atomic weight is 31, तो that makes it 82 upon number of replaceable H plus ions, इसमें कितना आएगा? It should be 2, so your answer is 41। अब ये 2 कैसे आया वो मैं आपको समझाता हूँ, है ना। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। H3PO3 में सेंट्रल एटम इज phosphorus, the atomic number is 15, the electronic configuration is 285, सो फॉस्फोरस विल बी पेंटावेलेंट। ये 5 जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, पेंटावेलेंट ये फॉस्फोरस आया। सेंट्रल एटम 1 2 3 4 5 5 बॉन्ड किया, करेक्ट और नॉट। अभी ऑक्सीजन कितने हैं पहले दे देते हैं। 3 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन तो पक्का इधर आएगा क्योंकि ऑक्सीजन डाइवेलेंट है। दूसरा इधर आया, तीसरा इधर आया। अब बचा क्या? 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर मोनोवेलेंट, ये इधर और ये इधर। सबका वैलेंसी परफेक्ट सेटिस्फाई हो रहा है। फॉस्फोरस पेंटावेलेंट, हर एक ऑक्सीजन डाइवेलेंट और हर एक हाइड्रोजन मोनोवेलेंट। अब ये और ये जो हाइड्रोजन है वो फॉस्फोरस जो सेंट्रल एटम है उसको डायरेक्टली अटैच नहीं है, इसके लिए वो रिप्लेसेबल है। जबकि ये हाइड्रोजन डायरेक्टली सेंट्रल एटम को अटैच्ड है फॉस्फोरस को, तो ये रिप्लेसेबल नहीं है। इसके लिए हाइड्रोजन है तो 3, लेकिन रिप्लेसेबल सिर्फ 2 है, इसके लिए यहाँ पे 2 है। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। जो हाइड्रोजन सेंट्रल एटम को डायरेक्टली अटैच नहीं होते वो रिप्लेसेबल होते हैं, और जो हाइड्रोजन सेंट्रल एटम को डायरेक्टली अटैच है वो रिप्लेसेबल नहीं होता है। तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H plus ions इस तरीके से देखा। और ये सेंट्रल एटम क्यों है? क्योंकि ये फॉस्फोरिक ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है। स्ट्रक्चर में सेंटर में इसके लिए सेंट्रल एटम नहीं है, समझ में आया। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी वो डिसाइड करता है, इसके लिए वो सेंट्रल एटम है। तो अगर आपको किसी ने ऐसा पूछा व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड H3PO3, तो इसका ही मतलब पहले क्या होता है? 1 इक्विवेलेंट ऑफ H3PO3। योर आंसर शुड बी H3PO3 का इट इज 41, करेक्ट और नॉट? आंसर शुड बी 41। लेकिन ऐसा पूछा व्हाट इज 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H3PO3, तो अभी ये आएगा 41 ग्राम्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। 1 इक्विवेलेंट इज 41, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज 41 ग्राम्स। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड्स में सेकेंड एग्जांपल देते हैं। लेट्स से इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑर्थो, ये ऑप्शनल है, फॉस्फोरिक एसिड। पहला हमने फॉस्फोरस देखा, अभी फॉस्फोरिक एसिड देखते हैं। इसका फॉर्मूला है H3PO4, सिर्फ एक ऑक्सीजन ज्यादा है ऐसा। इसमें भी सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है, एटॉमिक नंबर इज 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉस्फोरस का 285 ऐसे आएगा, राइट। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 5। तो सेंट्रल एटम फॉस्फोरस, पेंटावेलेंट 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन 4 है अभी ऐसे, और हाइड्रोजन है ना कितने हैं? 3 है। तो 3 हाइड्रोजन जो है, और तीनों के तीनों जो है सेंट्रल एटम को डायरेक्टली अटैच नहीं, मतलब तीनों रिप्लेसेबल है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट देयरफॉर विल बी व्हाट? मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे? ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड का 82 था, उसमें एक ऑक्सीजन मतलब 16 ऐड कर दिया, एक ही ऑक्सीजन है ना, ऐड कर दिया। तो 82 प्लस 10 92 प्लस 6 98 हो जाएगा अपॉन 3। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H plus ions इज 3, ये 3 है, तो ये उसका इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड में थर्ड एग्जांपल लेट्स सी दैट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? यू नो द फॉर्मूला H2SO4, करेक्ट। Which is the central atom? Sulfur. Atomic number is 16. Electronic configuration is 286. So it is hexavalent. Sulfur is hexavalent like this: 1 2 3 4 5 6, and we have 4 oxygens. H2SO4 का 4 ऑक्सीजन दे दिया है ना। All oxygens are divalent. इसके लिए हाइड्रोजन आएगा। Now both these hydrogens are, they are not directly attached, so both are replaceable. इसके लिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा 98, क्योंकि सल्फर का एटॉमिक वेट इज 32,
करेक्ट, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, 16 4 जा, है ना, और फिर उसमें 32 और फिर 2 ऐड करेंगे तो 98 आएगा, है ना। तो दिस इज 64 प्लस 32 प्लस 2 दैट इज 98 अपॉन 2, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H plus ions दैट इज 49, ऐसे हो गया number of replaceable H plus ions. So what is the equivalent weight of sulfuric acid? 49. So what is 1 equivalent of sulfuric acid? 49. What is 1 gram equivalent of sulfuric acid? It is 49 grams. You need to understand this. Again I am telling you, see here, equivalent weight. This is very important. Of sulfuric acid. Right? इसका ही मतलब क्या होता है? 1 equivalent of sulfuric acid, it is 49, और इधर ग्राम आया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो इधर भी ग्राम आएगा। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4, अब मैं फॉर्मूला देता हूं, इट इज H2CO2। तो ये कौन सा एसिड है ना। कई लोगों को ऐसा लगता है, मैं जस्ट मजाक दिखाता हूँ आपको केमिस्ट्री का, ये ना नाइट्रिक एसिड है HNO3, एक ऑक्सीजन कर दूं कम तो ये हो गया नाइट्रस एसिड, जहां लेस है वहां अस है, 3 और 2 में 2 इज लेस, तो मैं ऐसा कहता हूं जहां लेस है वहां अस है, तो ये नाइट्रस है, ये नाइट्रिक है, ये नाइट्रस है। अभी हमने देखा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, है ना, एक ऑक्सीजन कम कर देता हूं H2SO3, तो सल्फ्यूरस हो गया, करेक्ट नॉट। फॉस्फोरिक हमने देखा H3PO4, एक ऑक्सीजन कम कर देता हूं H3PO3, है ना, तो फॉस्फोरस, जहां लेस है वहां अस है, H2CO3। कार्बोनिक तो H2CO2, एक ऑक्सीजन कम, तो ऐसा कार्बोनस नहीं होता है, ये कार्बोनस नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूं, है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं है, बाकी सब जगह पे है, यू कैन इजीली रिमेम्बर। एक ऑक्सीजन कम कर दिया तो एक का अस हो रहा है, नाइट्रिक नाइट्रस, सल्फ्यूरिक सल्फर, सल्फ्यूरस, फॉस्फोरिक फॉस्फोरस, लेकिन इसका ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या है? दिस इज फॉर्मिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है, करेक्ट ना। इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा, है ना, इसमें सेंट्रल एटम क्या है? कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, सो कार्बन इज टेट्रावेलेंट, राइट, 1 2 3 4, ऐसे HCOOH, कितने हाइड्रोजन है? 2, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, H2CO2, ये हो गया। तो ये रिप्लेसेबल आएगा कि नहीं आएगा, है ना, दिस इज रिप्लेसेबल, क्योंकि वो डायरेक्टली सेंट्रल एटम कार्बन को अटैच नहीं है, और ये रिप्लेसेबल नहीं है। तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन सिर्फ एक है, दिखने के लिए हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं? 2, लेकिन रिप्लेसेबल सिर्फ एक है। अभी इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट? इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा 46। क्यों ऐसा? 16 2 32, करेक्ट ना। ये 12 प्लस 2 कितना हो गया? 14, 14 प्लस 32 इज 46 अपॉन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ ions इज 1, तो ये हो गया 46। So what is equivalent weight of formic acid? 46. What is 1 equivalent of formic acid? 46. What is 1 gram equivalent of formic acid? It is 46 grams. Okay, example number 5. Let's say oxalic acid. अब ये बाय डिफॉल्ट हम लोग क्रिस्टलाइन लेते हैं, है ना। क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड इज H2C2O4.2 times H2O, ऐसे। इसमें जो एसिड पार्ट है उसका स्ट्रक्चर, इसमें सेंट्रल एटम कार्बन है ना, वो ऐसे आएगा, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड H, और यहाँ पे भी आएगा ऐसे। तो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। कैन यू सी दैट? इट इज H2C2O4, ऐसे आ गया। दोनों भी हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, क्योंकि दोनों भी सेंट्रल एटम को डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है। इसके लिए इक्विवेलेंट वेट का डिनोमिनेटर n फैक्टर हो गया 2, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ ions। नाउ कम्स मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट लेते वक्त पूरा मॉलिक्यूल लेना है। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ ions लेते वक्त मैंने सिर्फ ये 2 H एसिड पार्ट का लिया, वाटर का नहीं लिया है ये, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट लेते वक्त पूरा लेना है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट और इसमें वाटर का ऐड करना है, सो दैट विल बी 126। यू कैन काउंट, 1 वाटर इज 18, 18 टू द 36 हो गया, और ये आएगा 90, है ना, टोटल इसका 90। सो 126 upon 2 is going to be 63. So what is equivalent to weight of oxalic acid? It is 63.
What is 1 equivalent of oxalic acid? 63. What is 1 gram equivalent of oxalic acid? It is 63 grams. Example number 6. Equivalent weight of hydrochloric acid. HCl. तो इसको स्ट्रक्चर से नहीं आता है. इन इट्स aqueous solution, how it dissociates H plus aqueous and Cl minus. ये इसका एक्सप्लेनेशन है. नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस के लिए है ना, कितने हैं? इट इज ओनली 1. तो इक्विवेलेंट वेट तो इजी हो जाएगा. मॉलिक्यूलर वेट इसका आएगा 36.5. क्लोरीन इज 35.5 plus 1 upon number of replaceable H plus ions is 1. So this is going to be 36.5. So what is the equivalent weight of HCl? 36.5. What is 1 equivalent of HCl? 36.5. What is 1 gram equivalent of HCl? It is 36.5 grams. Example number 7 in equivalent weight of acids. It is orthoboric acid. हम लोग कैरम खेलते वक्त जो बोरिक पाउडर यूज करते हैं उसमें होता है. इसमें ये ऑप्शनल है. इसका फॉर्मूला दो तरीके से लिखा जाता है. H3BO3 बोरॉन सेंट्रल एटम है और इसको जानबूझ के ऐसे लिखते हैं BOH थ्राइस, जैसे पहला एसिड लिया था और तो फॉस्फोरस, वैसे ही ऐसा लिखने पे ये बेस नहीं होता है. डोंट गेट कंफ्यूज. अब ये थोड़ा एक्सेप्शनल है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस के लिए. इसका एक्सप्लेनेशन क्या आता है? ये BOH थ्राइस जो है इन इट्स एक्वियस सोल्यूशन है ना, जब इसको वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या रिएक्शन मिलेगा? ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा और इसमें से जो OH है वो यहाँ ऐड होता है. सो व्हाट यू गेट इज, है ना, ये स्प्लिट होता है H प्लस और OH माइनस. ये OH माइनस ऐड हो रहा है पूरा. तो BOH थ्राइस तो था, उसका 4 टाइम्स हो जाएगा. करेक्ट है ना? और OH माइनस ऐड करने की वजह से चार्ज भी आएगा, ऐसे आएगा. और H प्लस वैसे ही रहेगा फ्री स्टेट में. और ये आपका नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस है. ये स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं होता है, आपको याद ही रखना है. ये कोई पूछेगा नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ऑर्थोबोरिक एसिड या बोरिक एसिड एक ही चीज होती है. उसमें नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस एक ही क्यों है, इसका ये एक्सप्लेनेशन है कि वाटर के साथ उसको रिएक्ट करके फिर एक H प्लस रिप्लेस होता है. तो इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा? इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा 61. में बोरॉन का एटॉमिक वेट 10 ले रहा हूँ. So 16 plus 1 17, 3 are 51 plus 10. Number of replaceable H plus ions is 1, तो ये 61 हो गया. So what is the equivalent weight of orthoboric acid? 61. What is 1 equivalent of orthoboric acid या boric acid? 61. What is 1 gram equivalent of boric acid? It is 61 grams. That you need to understand. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो please press the like button and please don't forget to subscribe my YouTube channel. Thank you.